बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और जो आज के टॉपिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे और इसका बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता होता है कि डिफ़ाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव एग्जांपल्स। कुछ टर्म्स आपको गिवन होगी, उनको डिफ़ाइन करना होगा और उनकी एग्जांपल देनी होगी। 4 बेसिक टर्म्स हैं ये, जिनमें से 2 टर्म्स मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिख दी हैं। पहली टर्म मैंने लिखी है डायमेंशनल वेरिएबल्स और दूसरी टर्म लिखी है डायमेंशनल कांस्टेंट्स। आप लोगों ने याद रखना है, डायमेंशनल वेरिएबल्स हों या डायमेंशनल कांस्टेंट्स हों, ये होंगी दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही होंगी। यानी डायमेंशनल वेरिएबल भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और डायमेंशनल कांस्टेंट्स भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ मीन कि हम इनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब क्या है कि ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो। यानी वेरिएबल का मतलब क्या है कि ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल्स हो। और डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। तो आपको ये समझ आ गया कि एंड पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो मैग्नीट्यूड के लिए लिखा होगा। तो डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब होगा ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी क्या वेरिएबल हो, मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो। और डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होंगे, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो। तो हमें समझ आ गया कि एंड पे जो वर्ड लिखा होगा वो किसके बारे में है, मैग्नीट्यूड के बारे में। तो डायमेंशनल वेरिएबल्स ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। अब शुरू वाले वर्ड पे आ जाते हैं। देखिए इसमें वर्ड भी डायमेंशन लिखा हुआ है, इसमें वर्ड भी क्या है, डायमेंशनल है। तो डायमेंशन का मतलब होगा ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच हैव डायमेंशंस। ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच हैव क्या चीज़, डायमेंशंस। यानी डायमेंशनल वेरिएबल्स ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनकी क्या होंगी, डायमेंशंस होंगी। तो डायमेंशनल वेरिएबल्स फिर क्या बने, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनकी क्या होंगी, डायमेंशंस होंगी, बट उनकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगी। ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी क्या होगी, डायमेंशन होगी लेकिन मैग्नीट्यूड वेरिएबल्स होंगी। ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल्स कहेंगे। और डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होंगे, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये बात तो दोनों में कॉमन है ना ये वाली, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच हैव डायमेंशंस जिनकी डायमेंशन होगी बट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जिनकी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगी, उनको हम किसका नाम देंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट का नाम देंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी क्या होगी, दे हैव डायमेंशंस बट हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम किसका नाम देंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट का नाम देंगे। पहले इनकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर बच्चों हम इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन अब लिख रहा हूँ आपके सामने। देखिए बच्चे, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच हैव डायमेंशंस। वो बात हुई है ना कि डायमेंशनल वेरिएबल मीन विच हैव डायमेंशंस, जिनकी डायमेंशन होगी बट आर वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड, जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड, उनको हम बोलेंगे डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल कौन सी है ना। यानी ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी सोचें जिनकी डायमेंशंस हों बट उनकी क्या नहीं हो, मैग्नीट्यूड जो हो वेरिएबल हो। तो मुझे ये बताएं कि जो फोर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। फोर्स जो है, मैं कह सकता हूँ एक बॉडी पर 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो उस बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स भी तो हो सकती है ना, उस बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स भी हो सकती है। तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है वो वेरिएबल होती है। हम जब चाहें फोर्स की मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। और आप सबको याद है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और हम चाहें जिसकी डायमेंशन भी बना सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन हम F=ma के फार्मूला से बना सकते हैं। अगर हम इसमें यूनिट इसकी पुट करें, फोर्स की यूनिट तो हमें पता है न्यूटन होती है, और न्यूटन यहाँ से बनाते हैं किसकी किलो का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम इसकी यहाँ से डायमेंशन भी बना सकते हैं। तो फोर्स की बच्चों आपका यहाँ से जो डायमेंशन बनेगी वो इक्वल टू हो जाएगी, किलोग्राम की डायमेंशन लास्ट लेक्चर में आपको मैंने m पढ़ाई थी, मीटर की डायमेंशन लेंथ होती है, तो किलोग्राम की m, मीटर की डायमेंशन आपकी लेंथ हो जाएगी। और आपको याद है ना, स्क्वायर ब्रैकेट साथ में लगाते हैं, और सेकंड स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर होगी। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो ml और क्या हो जाएगी, t-2 होगी। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो सबको एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, ml ये वाला हो गया, t ऊपर जाकर t-2। तो
तो खैर अभी हम यहाँ पर डायमेंशन बनाना तो नहीं सीख रहे, वो पिछले टॉपिक में मैंने बात कर दी थी। वैसे मैंने आपको फोर्स की डायमेंशन बना दी है, तो आपको आइडिया हो गया कि फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहें चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़ोर्स की यूनिट है न्यूटन और इसकी डायमेंशन भी हमें पता चल गई है, वो mLT-2 होगी। अगर इसकी एक और एग्जांपल दूं तो एनर्जी है बच्चे, एनर्जी की यूनिट आप सबको याद है ना, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब एनर्जी जो है, सपोज करें एक बॉडी के पास 5 जूल एनर्जी है, 10 जूल एनर्जी है, 20 जूल एनर्जी है, तो एनर्जी भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, वेरिएबल होगी, और इसकी यूनिट अगर है तो हम इसकी क्या बना सकते हैं, डायमेंशन भी बना सकते हैं। और अगर आप लिखना चाहें तो इसकी एग्जांपल में हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। एक बॉडी है वो मूव करता हुआ जा रहा है, उसके अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल हो सकती है, और डायरेक्ट इसकी जो डायमेंशन भी होंगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की हमें पता है यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो हम इसकी यहाँ से डायमेंशन भी बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सेलरेशन की डायमेंशन बनाना भी आपको सिखाया था, और जो एनर्जी की यूनिट जूल होती है इसकी डायमेंशन बनाना भी मैंने आपको आइडिया दे चुका हूँ। अब बच्चों हम आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट की तरफ। तो आप लोगों ने जब ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप लोगों ने डेफिनेशन लिख के आगे सिर्फ ये एग्जांपल्स के नाम लिखने हैं, फोर्स चाहे यूनिट आगे लिख देना, एनर्जी की यूनिट जूल, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप चाहें तो डायमेंशन भी वैसे लिख सकते हैं, तो इसकी डायमेंशन तो मैंने बना दी mLT-2। अगर अब हम इसकी डायमेंशन बनाएं तो मीटर की डायमेंशन आपका L हो जाएगी, और T ऊपर जाकर T-2 हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन LT-2 हो जाएगी। जूल के बारे में अगर आपको याद हो तो जूल को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या लिखा था, न्यूटन मीटर लिखा था ना। तो न्यूटन पूरे की आप लोगों ने ऊपर डायमेंशन कैलकुलेट करना तो सीख ली हुई है ना, तो मैं इसकी अब डायरेक्ट डायमेंशन आपके सामने लिख सकता हूँ। न्यूटन की जगह पर मैं क्या लिख दूँगा, M L और T-2 हो जाएगा ना, साथ में मीटर एक और भी है ना, तो मीटर की डायमेंशन की जगह पर L आ गया, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ करके भी डायमेंशन बना सकते हैं, क्योंकि न्यूटन ऑलरेडी हम लोगों ने बनाई हुई है ना, तो मैं दोबारा नए सिरे से नहीं कैलकुलेट कर रहा। हाँ, अगर बोर्ड में आ जाए एनर्जी की डायमेंशन बनाएं तो आप लोगों ने ये सारे स्टेप्स करके पहले किसकी बनानी है, न्यूटन की बना के फिर उसको सॉल्व करेंगे। या फिर बेहतर तरीका ये है कि न्यूटन को पहले आप किस फॉर्म में लिख लें, बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिख के इसकी डायमेंशन बना लें। खैर अभी तो हम डायरेक्ट सीख रहे हैं, न्यूटन की जगह पर इसकी डायमेंशन आ गई, साथ में ये मीटर का लेंथ आ गया, इसको इसके साथ कंबाइन करो तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, m L का स्क्वायर, L और L मिलकर L स्क्वायर हो जाएगा, और T-2 हो जाएगा। तो मैंने तीनों की आपको बच्चों डायमेंशन बना दी है कि फोर्स की डायमेंशन आपका क्या होगी, mLT-2, एनर्जी की डायमेंशन mL2T-2, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2। तो देखिए इन तीनों की क्या है, डायमेंशन भी हैं, और मैंने आपको समझाया और आपको आइडिया भी है कि इनकी मैग्नीट्यूड हम जब चाहें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स के बारे में। डायमेंशनल कांस्टेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी विच हैव डायमेंशंस बट देयर मैग्नीट्यूड इज़ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसी डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव डायमेंशंस, बिल्कुल ठीक है, इनकी डायमेंशन होंगी बट आर वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड है, तो हम क्या कर देंगे, बट आर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। यानी सिर्फ आप लोगों ने एक लफ्ज़ चेंज करना है, जहाँ पर लिखें बट आर वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट आर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तो यही बच्चों जो डेफिनेशन होगी, अब किसकी डेफिनेशन बन गई, डायमेंशन कांस्टेंट की डेफिनेशन बच गई है। तब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसकी एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट आप सबको याद होगा, और स्पीड ऑफ लाइट मैं वैक्यूम में लिख रहा हूँ, उसको c से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 × 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो वैक्यूम में जब भी बच्चे हम स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, 3 × 8 मीटर पर सेकंड होगी। ये नहीं कि वैक्यूम में कभी 3 × 7 होगी, कभी वैक्यूम में 3 × 9 होगी। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। इसका मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड तो क्या है, कांस्टेंट है। क्या इसकी डायमेंशन है, बिल्कुल ये असल में है तो स्पीड ही ना, और स्पीड की यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड होती है। तब तो आप इसकी डायरेक्ट डायमेंशन भी बना सकते हैं। मीटर की डायमेंशन मुझे लिखवाओ ना, लेंथ, टी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, T-1, तब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन LT-1 बनेगी। एक और हम लिखते हैं जो आप लोगों ने 9th या 10th में शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसकी हम फिजिक्स
की बुक में सेकेंड ईयर में काफ़ी डिस्कशन करेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम एच से डिनोट करते हैं और ये बनता है 6.625 इंटू पावर -34 जूल सेकंड, ठीक है। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल सेकंड होती है। अब ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी बच्चे ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड आ रही है इसकी मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। प्लैंक्स कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होती। जब भी हम इसकी बात करेंगे इसकी वैल्यू यही लिखेंगे। अब इसकी यूनिट हमारे पास है, इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जूल सेकंड बनती है, तो यहाँ से हम इसकी डायमेंशन भी बना सकते हैं। इसकी डायमेंशन बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि ये MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन किसकी इक्वल होगी। देखिए ये जूल सेकंड है इसकी यूनिट। जूल का भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, जूल को हम बच्चे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, साथ में ये सेकंड आ गया, ठीक है। जूल पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले, न्यूटन मीटर इंटू सेकंड। जिनको नहीं याद मैं ये बात कर रहा हूँ, W=FD होता है ना, इस वर्क डन की यूनिट जूल, फोर्स की न्यूटन, डी की मीटर। तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, साथ में सेकंड। न्यूटन अभी हम लोगों ने पढ़ा था F=ma से ma, वहाँ से सोचो m की जगह किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे अब आपको याद भी हो चुका होगा कि न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। साथ में अभी बचे इसका अपना क्या बच गया, मीटर और सेकंड, ये वाला बचा हुआ है। अब देखिए इनको कुछ कैंसिल हो रही हैं चीज़ें, तो ये एक सेकंड से कैंसिल हो गया, मीटर से मिलकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो किलोग्राम 2 मीटर हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर बन गया, डिवाइड बाय सेकंड हो गया। आप कहते हैं ना किसी भी चीज़ की डायमेंशन लिखने के लिए पहले उसकी यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस करना होता है। तो बच्चे आपका ये MCQ भी आ सकता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट बताएं, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट जूल सेकंड भी होती है और प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी होती है। तो अगर आपसे कभी MCQ आ जाए ना कि प्लैंक्स कांस्टेंट की SI यूनिट कौन सी है, तो इन दोनों में SI यूनिट कौन सी होगी, ऊपर वाली नीचे वाली, दोनों इसकी SI यूनिट्स हैं। क्योंकि SI यूनिट कौन सी होती है, बेस यूनिट भी SI होती हैं और ड्राइव यूनिट भी क्या है, SI यूनिट्स ही होती हैं ना। तो इसमें ये ड्राइव यूनिट की फॉर्म में लिखी हुई है और ये वाली जो है वो बेस यूनिट की फॉर्म में है। तो बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स दोनों SI यूनिट्स हैं। तो अगर पूछें कि भी प्लैंक्स कांस्टेंट की SI यूनिट कौन सी है, तो फिर आप बोथ ऑप्शन चूज़ करोगे। हाँ, अगर ये MCQ आ जाए कि यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट कौन सी है, यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट पूछे, तो फिर आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड चूज़ करोगे। ये इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की ऊपर वाली यूनिट है इन टर्म्स ऑफ ड्राइव यूनिट, क्योंकि इसमें ये एक ड्राइव आ रही है। कुछ बच्चे मीटर स्क्वायर की वजह से समझते हैं ये भी ड्राइव है, तो आप मीटर स्क्वायर ना लिखो ना, इसको मीटर इंटू मीटर लिख लो ना। तो ये बेसिकली यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट ही है, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ ड्राइव यूनिट है। SI पूछे तो बोथ, अगर बेस यूनिट की फॉर्म में पूछे नीचे वाला ऑप्शन, ड्राइव यूनिट की फॉर्म में पूछेगा तो ऊपर वाला ऑप्शन। अब बच्चों इसकी यूनिट बेस यूनिट्स की फॉर्म में आ चुकी है, तो अब हम यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन लिख सकते हैं। अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन लिखें h की, तो क्या बनेगी, किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है, m, किलोग्राम की डायमेंशन m होगी। मीटर स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड के लिए नीचे t आ जाएगा। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो m L का स्क्वायर और t-1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आप लोगों ने सीख ली, m L का स्क्वायर और t ऊपर जाकर t-1। तो आपको क्लियर हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है। इन दोनों को ज़रा सोच लो, इन दोनों की मैग्नीट्यूड फिक्स है, लेकिन बोथ हैव क्या चीज़, डायमेंशंस। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड फिक्स या कांस्टेंट हो बट दे हैव डायमेंशंस, देन सच फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट्स। नेक्स्ट बच्चे दो और टर्म्स देखते हैं। एक उसने लिखा है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स और दूसरी है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। देखिए ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हैं, इसमें भी डायमेंशन लेस वर्ड है, मीन हैव नो डायमेंशंस, हैव नो डायमेंशंस, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के शुरू में डायमेंशन लेस वर्ड लिखा हुआ है। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के शुरू में वर्ड डायमेंशन लेस लिखा हुआ है, इट मीन्स हैव नो डायमेंशंस। पिछली वाली जो दोनों थी, दोनों के नाम में डायमेंशनल वर्ड था, तो दोनों की डायमेंशन सी, ये दोनों डायमेंशन लेस हैं, मतलब दोनों की डायमेंशन नहीं होगी। एंड पे जो बात लिखी होती है पता है ना, वो मैग्नीट्यूड के बारे में होती है। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी जो डायमेंशन लेस होंगी, मीन जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो वेरिएबल होगी। फिर यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव नो डायमेंशंस बट ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड, उनको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स कह देंगे। इस तरह डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन से होंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी बट उनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि आखिरी वर्ड जो है वो मैग्नीट्यूड के बारे में लिखा होता है। तो
तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो बच्चों हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जो बोर्ड में लिखेंगे और फिर इसके बाद इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसकी बच्चों मैंने डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी है, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, इसको एक नज़र देख लें। मैं लिखा था फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव नो डायमेंशंस। डायमेंशनलेस का मतलब ये था नो डायमेंशंस बट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड चेंजिंग हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रही है लेकिन इनकी क्या नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। तो इसकी एग्जांपल में हम जो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं वो प्लेन एंगल के लिए लेते हैं। प्लेन एंगल ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लेन एंगल के बारे में अगर आपको याद हो तो प्लेन एंगल का जो फार्मूला था ना थीटा, वो थीटा था बच्चे S/R के इक्वल। इसका थीटा S/R के इक्वल था और प्लेन एंगल की जो SI यूनिट थी ना, यानी प्लेन एंगल की जो आप लोगों ने SI यूनिट बनाई थी, आपको याद होगा इसकी SI यूनिट क्या थी, रेडियन इसकी SI यूनिट थी। तब हमें ये समझ आ रहा है कि प्लेन एंगल की यूनिट तो है लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। ये तो आपको होता है ना, प्लेन एंगल वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड होता है। वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड क्यों है? प्लेन एंगल 1 रेडियन भी हो सकता है, 2 रेडियन भी हो सकता है, 2 पाई रेडियन भी हो सकता है। तो जो प्लेन एंगल है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मीन इस थीटा की जो मैग्नीट्यूड है वो तो कौन सी वेरिएबल है, मसला सिर्फ इसकी किस चीज़ का आ रहा है, डायमेंशन का आ रहा है। और प्लेन एंगल के आप लोगों ने याद रखना है यूनिट होती है, डायमेंशन लेस है। प्लेन एंगल यूनिट लेस नहीं है, प्लेन एंगल के डायमेंशन लेस है लेकिन इसकी क्या होती है, यूनिट होती है अपनी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि प्लेन एंगल इज़ डायमेंशन लेस बट हैव यूनिट। और यूनिट आपको पता है इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। असल में डायमेंशन जब हम बनाने लगते हैं ना तो हम इसके फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा S/R होता है, S की यूनिट क्या होती है, मीटर, R की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। तो अब अगर हम इसकी डायमेंशन बनाने लगें तो डायमेंशन इधर से बनेगी, मीटर L हो गया, नीचे वाला मीटर भी किसकी इक्वल हो गया, L की इक्वल हो गया। तो अब कह सकते हैं कि अगर हम इसको लिखें, इस L को ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर भी 1, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1, तो L की पावर क्या हो जाएगी, 0। L की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 होने का मतलब है कि वो चीज़ इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेन एंगल की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने एंड पे कैलकुलेट करके देखा है कि L के ऊपर नॉट आ गया। L के ऊपर नॉट का मतलब क्या है कि ये डायमेंशन लेस है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि प्लेन एंगल को अगर हम कैलकुलेट करने की हम लोगों ने कोशिश की तो एंड में हम पहुँचे तो L के ऊपर 0 आ गया। इसका मतलब है कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इसको यूँ भी लिख सकते हैं L0, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं M0, L0 और T0, यानी ये डायमेंशनलेस लिखने का तरीका होता है ना, M0, L0 और T0। तो ज़्यादातर जब प्लेन एंगल लिखा हुआ आता है यूँ लिखा होता है M0, L0 और T0। नॉट का मतलब क्या है कि इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। ये तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए बात कर दी है ताकि आपको मेंटली क्लियर हो जाए कि इसकी क्यों डायमेंशन नहीं होती। ये बात समझ आ गई ना कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। और इसको या तो हम अगर वर्डिंग में MCQ लिखा हुआ आएगा तो वर्ड लिखा होगा डायमेंशन लेस होता है, लेकिन अगर नीचे ऑप्शन में इस तरह की सिंबल बनी होगी तो आपको इस तरह की अगर सिंबल नज़र आती M0, L0, T0 तब भी ठीक है। अगर सिंपल L0 लिखा होगा तब भी ठीक होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये भी लिखें और ये भी लिखें, दोनों में से एक वक्त में कोई एक ही लिखा होगा। तो ये मैं समझ आ गया, जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट होती है लेकिन उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और क्यों डायमेंशन नहीं होती, जब हम लोगों ने फार्मूला से उसकी डायमेंशन बनाने की कोशिश की है तो आपने देखा है कि एंड के ऊपर L के ऊपर नॉट हो गया। नॉट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ इंक्लूड नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना, किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है ना। 1 का मतलब क्या है कि वो चीज़ क्या है, डायमेंशन लेस है। अगर अब बच्चों हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड इसकी एग्जाम्पल बनेगी सॉलिड एंगल। यानी दूसरी एग्जांपल इसकी सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल की अगर आपको याद हो तो इसकी एसआई यूनिट होती थी, इसकी एसआई यूनिट जो थी वो स्टी रेडियन थी, इसकी एसआई यूनिट स्टी रेडियन थी। अब देखते हैं कि इसका यूनिट तो इसकी है, इसकी डायमेंशन क्यों नहीं है ना, क्योंकि ये तो अभी हम इसकी एग्जांपल में लिख रहे हैं ना डायमेंशनलेस वेरिएबल्स की, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, थीटा इक्वल टू a/r² था। यानी सॉलिड एंगल का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू a/r² था। और ये मैंने आपको बताया था ना, ये वाला एंगल किस में बनता था, 3 डायमेंशन में बनता है। और ये जो प्लेन एंगल आप लोगों का है वो किस में बनता है,
2 डायमेंशन में बनता है, वो एंगल 3D में बनता है और ये वाला एंगल किस में 2 डायमेंशन में बनेगा। तो थीटा इक्वल टू a/r² है। अब अगर हम इसकी यूनिट यहाँ से बनाना चाहें तो मुझे बताओ ना बच्चों, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, रेडियस की यूनिट मीटर, स्क्वायर की वजह से मीटर स्क्वायर हो गया। अब अगर आप इसकी डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं, इसकी भी l², इसकी भी l², क्योंकि मीटर की डायमेंशन लेंथ होती है ना, बिल्कुल वैसे इसको ऊपर ले जाएं तो l की पावर 2 - 2 हो गया। तो l की पावर अगेन क्या आ गया 0 आ गया। और l की पावर 0 का हम क्या लिख सकते हैं, l रेज़ की पावर 0 भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं m0, l0 और t0। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि जो सॉलिड एंगल है वो भी डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। लेकिन सॉलिड एंगल की मैग्नीट्यूड भी तो चेंज हो सकती है, वो 1 स्टीरेडियन भी हो सकता है, वो 1.5 स्टीरेडियन भी हो सकता है, वो 2 स्टीरेडियन या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ऐसी यूनिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये लाइन बहुत ध्यान सुननी, इसे नोट भी करना, ऐसी यूनिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन दोनों की यूनिट्स हैं, जिन दोनों की क्या हैं यूनिट्स हैं, बट इनकी क्या नहीं है डायमेंशंस नहीं है। इन दो फिज़िकल क्वांटिटी के अलावा फिज़िक्स में कोई ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है जिसकी यूनिट हो और डायमेंशन ना हो। बात समझ आ गई ना, ये दो ही ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं फिज़िक्स के अंदर जिनकी क्या हैं, दे हैव यूनिट्स बट नो हैव डायमेंशंस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन इनकी क्या है यूनिट है। ये वाला फीचर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के अलावा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बात आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेनी है कि ये एक्सेप्शन है फिज़िक्स के अंदर कि इन दोनों की यूनिट्स होती हैं लेकिन इनकी डायमेंशंस नहीं होती। क्यों डायमेंशन नहीं होती वो मैं आपके सामने प्रूव कर चुका हूँ। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स की। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल बच्चे हमारी बुक में उसने लिखी हुई है, स्ट्रेन एक लिखी हुई है। स्ट्रेन के बारे में शायद आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इनमें से टेंसाइल स्ट्रेन का मैं लिख सकता हूँ। वैसे तो स्ट्रेन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, स्ट्रेन की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी डायमेंशनलेस वेरिएबल हैं, मतलब कोई उनकी डायमेंशन नहीं होगी और उनकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगी। स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है फिजिकली, इसमें मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा। स्ट्रेन होती है मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब एक चीज़ है उसके अंदर डिफॉर्मेशन आई है, कितनी डिफॉर्मेशन आई है, इस चीज़ की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। अब देखिए अगर दो गाड़ियों ने आपस में स्ट्राइक की है, ठीक है ना, दो कार ने स्ट्राइक की है और एक ट्रक ने स्ट्राइक की है, तो क्या दोनों केस में स्ट्रेन या मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन सेम होगी? कुछ केस में डिफॉर्मेशन कम होगी, कुछ केस में डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेन जो है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, वेरिएबल होती है, क्योंकि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बताती है मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में। जितनी डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी हम कहेंगे स्ट्रेन उतनी ज़्यादा है, तो इसकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। अगर स्ट्रेन में से एक टाइप होती है टेंसाइल स्ट्रेन, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस इतना समझने कि इसकी एक टाइप होती है टेंसाइल स्ट्रेन, उसका फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब अगर हम इसकी फार्मूला से यूनिट बनाना चाहें तो मीटर ओवर मीटर कैंसिल हो गया, तो इसकी तो कोई यूनिट ही आपके पास नहीं आ रही। इसका मतलब है कि स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है विच हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट ही नहीं है। जब इसकी यूनिट ही नहीं है सो हैव नो डायमेंशन, इसकी यूनिट भी नहीं होगी और इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। तो स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट भी नहीं है और इसकी डायमेंशन भी नहीं है। डायमेंशन ना होने की वजह से ये डायमेंशनलेस होगी। और वेरिएबल क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ये मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन होती है। डिफॉर्मेशन डिफरेंट बॉडीज़ में डिफरेंट आती है, इसका मतलब है इसकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगी। अब इसमें फ़ीचर आप लोगों ने क्या सीखा, इसकी यूनिट भी नहीं है और इसकी डायमेंशन भी नहीं है। लेकिन पहली जो दो एग्जांपल थी डायमेंशन वेरिएबल की, उनकी क्या थी, यूनिट थी लेकिन उनकी क्या नहीं थी, डायमेंशन नहीं थी। आप लोगों के लिए बच्चे मैंने एक MCQ लिखा है, इसको ज़रा गौर से देखें। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। करेक्ट पूछा हुआ है किसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में, यानी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं, इसके बारे में करेक्ट बताएं। पहला ऑप्शन है कि उसकी यूनिट होगी, दूसरा ऑप्शन है उसकी यूनिट नहीं होगी, यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो, इसकी यूनिट होगी नहीं होगी। देखिए एक ऐसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी सोचें जिसकी यूनिट हो, तो आपके माइंड में दो आएंगी कि प्लेन एंगल और दूसरा कौन सा है, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और अगर आप सॉलिड एंगल को सोचते हैं वो दोनों क्या हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं, बट उनकी क्या होती है, यूनिट होती है। डज नॉट हैव यूनिट के बारे में सोचें कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस हो और उसकी यूनिट भी ना हो, तो आपके माइंड में स्ट्रेन आनी चाहिए। क्या ख्याल है,
स्ट्रेन के अंदर ये बातें हैं ना, उसकी क्या नहीं है, यूनिट भी नहीं है और उसकी डायमेंशन भी नहीं है। अब सवाल में तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल या स्ट्रेन के बारे में बताएं। अगर इस क्वेश्चन में ये होता ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल की बात होती, फिर तो हमारे पास ये ए ऑप्शन होता ना। अगर क्वेश्चन में कि स्ट्रेन मेंशन होता तो बी ऑप्शन होता। इस सवाल में तो पता ही नहीं चल रहा कि ये प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल या स्ट्रेन में किसकी बात कर रहा है ना। इसने तो सिर्फ ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हम ए ऑप्शन को ठीक अज्यूम करेंगे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को सोचकर, बी ऑप्शन को हम ठीक अज्यूम करेंगे किसको सोचकर, स्ट्रेन को सोचकर। तो सी ऑप्शन क्या लिखा है, मे आर मे नॉट हैव यूनिट, तो सी ऑप्शन बनेगा ना फिर कि ए ऑप्शन भी हो सकता है और बी ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है किसकी बात हो रही है। तो हम इस ए को इन दो के लिए ठीक अज्यूम करेंगे और बी ऑप्शन को इन दो के लिए ठीक अज्यूम करेंगे। तो कहने का मकसद यह है कि अगर एक क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो, जो मैं पहले समझा रहा था, उसकी यूनिट हो भी सकती है और यूनिट नहीं भी हो सकती। ये बात समझ आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वांटिटी यूनिट लेस हो, ये डायमेंशनलेस की बात हुई थी, अब मैं और बात कर रहा हूँ, एक क्वांटिटी यूनिट लेस हो तो क्या उसकी डायमेंशन होगी या नहीं होगी। तो याद रखना है कि अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस हो ना, अगर कोई क्वांटिटी क्या यूनिट लेस हो तो कंफर्म बात है कि उसकी नो डायमेंशन, उसकी डायमेंशन हो ही नहीं सकती। अगर यूनिट लेस है तो डायमेंशन बिल्कुल नहीं हो सकती, नो डायमेंशन होगी। लेकिन अगर क्या है डायमेंशन लेस है तो यूनिट हो भी सकती है और यूनिट नहीं भी हो सकती। ये बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल माइंड में रखेंगे फिर चीज़ याद रहेगी, अदरवाइज ये पॉइंट स्किप हो जाते हैं माइंड से। एग्जाम्पल बस माइंड में रखो, फिर आपको बात याद रहेगी। जब आप कंफ्यूज हो एग्जाम्पल सोचें। इसकी एग्जाम्पल क्या है, यूनिट लेस हैव नो डायमेंशन। कोई फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसकी यूनिट ना हो, यानी यूनिट उसकी ना हो और उसकी क्या हो डायमेंशन हो, ऐसा नहीं होता। यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन भी नहीं होगी। और इसकी एग्जाम्पल आप माइंड में स्ट्रेन रखें कि स्ट्रेन आपके माइंड में हमेशा आएगी कि स्ट्रेन की क्या यूनिट है, यूनिट नहीं है तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट ही नहीं होती तो उनकी डायमेंशन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। लेकिन अगर डायमेंशन लेस हो तो यूनिट हो भी सकती है और यूनिट नहीं भी हो सकती। बस ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बचे एमसीक्यू के लिए, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। आखिरी चीज़ हम देखते हैं आज की, वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हैं। अभी हम पढ़ चुके हुए थे कि ये डायमेंशनलेस है, मीन इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी और ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलेंगे जिनकी डायमेंशन नहीं होगी लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन इधर से बना लेते हैं, इसमें चेंजेस करते हैं ना। मैं लिखा है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशंस। यहाँ तक तो ये ठीक है क्योंकि डायमेंशनलेस हैं, बट चेंजिंग मैग्नीट्यूड के बजाय क्या लफ्ज़ लिख सोगे, बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किसका नाम देंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स का नाम देंगे। कि ऐसे कांस्टेंट हैं या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन भी नहीं है और उनकी मैग्नीट्यूड भी जो है वो भी चेंज नहीं हो रही, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट का नाम देंगे। अब अगर हम बच्चों इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में आप लोगों ने पाई के बारे में सुना हुआ है, ठीक है, पाई जिसे हम कहते हैं। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है और पाई की वैल्यू में पता है 3.14 फिक्स है, वो चेंज नहीं होती। तो इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी ना। और पाई की हमें पता है कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होती। पाई की यूनिट और डायमेंशन क्यों नहीं होती, पाई का अगर मैं फार्मूला लिखूँ ना बच्चों, आपको पता नहीं, ये एक सर्कल सपोज कर लेते हैं, ये सर्कल का रेडियस आर है। इस सर्कल की जो पूरी लेंथ होती है ना उसको सरकमफेरेंस कहते हैं। यानी सर्कल की जो पूरी लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं, सर्कल की लेंथ को। और यहाँ से यहाँ तक सेंटर से डिस्टेंस आर है ना, टोटल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डायमीटर कहेंगे ना, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए पाई के बारे में थोड़ा और भी याद रख लेना है कि पाई क्या चीज़ होती है, रेशो होती है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की टू दी डायमीटर ऑफ सर्कल के साथ। तो सरकमफेरेंस सर्कल की डायमीटर ऑफ सर्कल के साथ अगर हम रेशो लिखेंगे तो उस रेशो को हम क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। अब ज़रा देखते हैं इसकी यूनिट क्यों नहीं होती। मैंने बोला ना इस पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों यूनिट नहीं होगी, देखिए सरकमफेरेंस भी तो लेंथ है ना, तो लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे, डायमीटर भी लेंथ है, इसको भी हम सिस्टम इंटरनेशनल में मीटर में मेजर करेंगे। तो मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिस तरह स्ट्रेन में हुआ था ना, मीटर से कैंसिल हो गया था।
तो पाई जो है ये भी बेसिकली जो है इसका भी मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी आप लोगों के पास कोई यूनिट नहीं होगी और इसका नंबर फिक्स है। अब स्ट्रेन और इसमें कॉमन क्या चीज़ है, स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस थी, ये भी क्या है, स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस थी ना, पाई भी क्या है, डायमेंशनलेस है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि स्ट्रेन की मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकती है, स्ट्रेन तो डिफॉर्मेशन है, वो कुछ बॉडीज़ में ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगी, कुछ में कम आएगी। लेकिन पाई तो एक नंबर है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इसकी पाई की अब आपको समझ आ गया कोई यूनिट क्यों नहीं होती, क्योंकि ये रेशियो होती है सरकमफेरेंस की डायमीटर ऑफ सर्कल के साथ, मीटर से कैंसिल हो जाता है, यूनिट भी नहीं है। मैंने क्या बोला था, यूनिट लेस मस क्या होगी, नो डायमेंशन, तो ये डायमेंशन लेस है और इसकी वैल्यू फिक्स है 3.14। तब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि पाई और स्ट्रेन में क्या फ़र्क है। सिमिलरिटी क्या है, दोनों की यूनिट भी नहीं है, दोनों की डायमेंशन भी नहीं है। और डिसिमिलरिटी क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। या इसकी एग्जांपल में हम समटाइम प्योर नंबर भी लिख सकते होते हैं, प्योर जो नंबर्स होते हैं। अब प्योर नंबर्स के बारे में हमें पता है, लाइक 1 2 3 वगैरह लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनकी मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होती, 2 तो हमेशा 2 ही रहता है, 3 हमेशा 3 ही रहता है। और प्योर नंबर की हमें पता है ना यूनिट होती है ना इनकी कोई डायमेंशन होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।